नमस्कार दोस्तों। साल 1945 ये साल हर किसी को याद होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को इस तरीके से तबाह कर दिया था कि पूरा विश्व इस चीज़ को देख चुका था कि परमाणु बम कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन इतने बड़े तबाही के बावजूद सभी देशों को ऐसा लगने लगा कि हमें भी परमाणु बम की आवश्यकता है अपनी सॉवरेनिटी को सेव करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। और वहाँ से शुरू हो जाता है परमाणु बम को हासिल करने और उसको जल्द से जल्द अपने देश में बनाने की एक होड़, और हमारा भारत भी इस होड़ में शामिल होता है। दोस्तों, आज़ादी के बाद सन 1974 में भारत को भी इस क्षेत्र में सफलता हाथ लगी थी, और स्माइलिंग बुद्धा नाम का हमारा वो प्रोजेक्ट जो कि अमेरिका से छुप छुपा के उसको इस्तेमाल में लाया गया था, बहुत ही हद तक सफल रहा था। और स्माइलिंग बुद्धा ने हमारे देश में भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ को शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब अमेरिका को ये पता चलता है कि भारत भी अब परमाणु संपन्न राज्य बन चुका है, एक देश बन चुका है, तो अमेरिका का यहाँ से सोच थोड़ा सा बदलता है, और वो भी ये चाहता है कि हम भी अब भारत से धीरे धीरे करके दोस्ती की शुरुआत करें। भले ही अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे इस विस्फोट के बाद, लेकिन अमेरिका का ये सोच आगे चल के साफ दिख रहा था कि चूंकि भारत भी अब परमाणु संपन्न हो चुका है, तो हम उसके साथ अपनी दोस्ती को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका ने ये दोस्ती किसी साजिश के तहत की थी, या इस दोस्ती से अमेरिका को क्या फ़ायदा था, भारत को इससे क्या फ़ायदा था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये साल था सन 1998। हमारे अटल जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, और भारत एक दूसरा परमाणु विस्फोट का कोशिश करता है। अमेरिका जब इस बात को जानता है, वो फिर से भड़क जाता है और सैंक्शंस लगा देते हैं हमारे उन सभी वैज्ञानिकों पर जो इन प्रोजेक्ट में शामिल थे, और बहुत सारे और सैंक्शंस जो है वो अमेरिका भारत के ऊपर थोप देता है। इसका एक और पहलू ये भी है दोस्तों कि इसी सैंक्शंस के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील की नींव पड़ती है। पहली बात कि न्यूक्लियर डील है क्या। दोस्तों, जब 2 देश आपस में ये समझौता करते हैं कि हम परमाणु के क्षेत्र में कॉमर्शियल एनर्जी के लिए या परमाणु हथियारों के लिए अपने टेक्नोलॉजी या फिर उसका कुछ आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, इसी को न्यूक्लियर डील कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनका ये सपना था कि भारत एक परमाणु संपन्न देश बने। ये ख्वाब सबसे पहले हमारे भाभा जी ने ही देखा था कि भारत के पास अपना परमाणु बम, अपना परमाणु संपन्न देश होगा। और हम इस चीज़ में अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को भी नहीं भुला सकते हैं, जिन्होंने हमारे जहांगीर भाभा जी के कहने पे भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की थी, और वहीं से भारत में नींव पड़ती है कि भारत भी अब परमाणु संपन्न होने का सपना देख सकता है। दोस्तों, सिर्फ परमाणु विभाग के बन जाने से कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि आपको भी पता था कि हमारे देश में साइंस की क्या स्थिति थी। कैसे आपको पता होगा कि हमारे अब्दुल कलाम जी साइकिल पे रॉकेट लॉन्चर लेके गए थे, बैलगाड़ी पे। तो सिर्फ परमाणु ऊर्जा विभाग बन जाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके लिए हमें ऐसे देश की ज़रूरत थी जो देश पहले से परमाणु संपन्न थे, और जब तक वो सभी देश हमसे दोस्ती नहीं करते तब तक हम परमाणु क्षेत्र में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि हमको ज़रूरत थी ऐसे देशों की जो पहले से परमाणु संपन्न हैं और वो हमारे इस क्षेत्र में मदद करें। और इस चीज़ की शुरुआत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी के समय में हमारे इजराइल से और कुछ पश्चिमी देशों से संबंध कुछ मधुर बनते हैं, और ये चीज़ परमाणु ऊर्जा विभाग और हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक परमाणु संपन्न भारत का सपना भी देखा था, और ये उनके कार्यकाल में ये चीज़ पूरा भी हुआ। इससे पहले कि हम जश्न मनाते कि हम एक परमाणु संपन्न देश बन गए हैं, अमेरिका, चीन और ऐसे बहुत जापान, कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप CTBT पे हस्ताक्षर कीजिए, पर तब भारत ऐसा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुआ। दोस्तों, इस ट्रीटी की, जो कि CTBT के नाम से विख्यात था, इसकी शुरुआत सन 1996 में हुई थी, और उस समय के भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ देश थे जिन्होंने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया था। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि आज तक भारत ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया है। दोस्तों, ये साल था सन 1999। कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने हमारी मदद भी की थी, और यहाँ तक उसने पाकिस्तान को इन्वेजन और युद्ध रोकने के लिए बार बार बोला भी था। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता जरूर चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में अमेरिका को ये धीरे धीरे पता चल गया था कि भारत में हमारा इंटरेस्ट है,
हमारा फ़ायदा भारत से ज़्यादा है और एशिया में भारत ही वो महाशक्ति भविष्य में बनेगी जो उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो 1999 का वो कारगिल युद्ध यहाँ पे साफ दिखाता है कि अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था और पाकिस्तान का वहाँ पे अमेरिका ने विरोध किया था। अमेरिका अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये बात करता है कि हम अपनी पिछली जो गलतियाँ हैं उसको भूल के एक नया शुरुआत करते हैं। अमेरिका अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये बात करता है कि हम अपनी पिछली गलतियाँ को भूल के एक नए भारत अमेरिका रिलेशन की शुरुआत करते हैं। और इसी क्रम में बिल क्लिंटन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय के, वो भारत में आते हैं। साल था सन 2004 और इसी बीच यूपीए सत्ता में आती है। प्रणब मुखर्जी को साइड करके सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करती हैं और उनका ये कहना होता है कि मनमोहन सिंह जी भीष्म की तरह बिना किसी गलती और बिना किसी दाग के व्यक्ति हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मनमोहन सिंह जी को, जो कि पहले भी अर्थशास्त्री रह चुके थे, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एक ऐसे शख्सियत हैं इस देश के जो कुल 45 साल तक, प्रधानमंत्री का कार्यकाल जोड़ भी दिया जाए, 45 साल तक देश की अर्थव्यवस्था के कोर में वो काम किए हैं, वित्त मंत्री के रूप में, गवर्नर के रूप में और आपके फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको ये चीज़ सबसे पहले समझ में आ जाती है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है जो कि अभी विकास कर रहा है, उसको भी बहुत आगे जाना है। और इस चीज़ के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत भारत को थी वो थी एनर्जी की, और भारत के पास एनर्जी की बहुत कमी था। जो पारंपरिक स्रोत होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम या फिर जल बिजली, इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ के लिए मनमोहन सिंह ने सबसे पहले ये सोचा कि भारत को किसी देश के साथ परमाणु डील करनी चाहिए ताकि कॉमर्शियल सेक्टर में हम परमाणु से एनर्जी लेके देश को और आगे बढ़ा सकें। तो वो दिन था 18 जुलाई 2005 जब मनमोहन सिंह जी एक न्यूक्लियर डील की बात लेके अमेरिका अपने समकक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास जाते हैं और वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश से ये बात करते हैं कि कॉमर्शियल सेक्टर में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे बात होनी चाहिए। डील में बहुत सारी समस्याएं भी थी। सबसे पहली समस्या क्या थी कि भारत और अमेरिका जब इस डील पे बात करने के लिए बैठते हैं तो अमेरिका सबसे पहले ये चाहता है कि भारत अब आगे परमाणु बम का कोई नया परीक्षण नहीं करे, क्योंकि भारत उससे पहले अमेरिका से छुप छुपा के 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका था, जो कि अमेरिका चाहता था कि नहीं हो। तो इस समस्या को लेके भारत और अमेरिका के बीच ये बात बन नहीं पा रही थी। भारत इस चीज़ से सहमत नहीं हो पा रहा था कि हम आगे परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। दूसरा कारण था कि अमेरिका ये जानता था कि रूस और भारत के बहुत पहले से अच्छे संबंध हैं और अमेरिका थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जेलस फील होता था कि रूस और भारत के इतने संबंध काहे हैं। वो नहीं चाहता था कि रूस भारत के संबंध अच्छे रहें। आज भी अमेरिका यही चाहता है, आप अभी भी ऐसा देख सकते हैं रूस यूक्रेन के मुद्दे पे। तो जब न्यूक्लियर डील की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति के बीच में होती है तो ये 2-3 समस्याएं कि अमेरिका चाहता था कि भारत उनकी शर्तों पे ये परमाणु डील करें, भारत कोई परमाणु परीक्षण ना करे, पर भारत इस चीज़ से पूर्णतः सहमत नहीं हो पा रहा था। एक और समस्या ये थी कि अमेरिका का कुछ ऐसा कानून था कि अगर वो भारत के साथ न्यूक्लियर डील करता इस मुद्दे पे कि भारत आगे भी टेस्ट कर सकता है, तो उसको अपने संविधान में एक बड़ा सा संशोधन करना पड़ता। और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि हम भारत के लिए अपने संविधान में ऐसा संशोधन करें कि भारत न्यूक्लियर डील भी मेरे साथ कर ले और ये परमाणु परीक्षण भी करता रहे। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। एक और समस्या थी कि जो न्यूक्लियर जो टेस्टिंग है उसमें जो फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर सेक्टर में, भारत उस फ्यूल पे अपना पूरा का पूरा कंट्रोल चाहता था, लेकिन अमेरिका ये ऐसा करने के लिए राज़ी नहीं था। अमेरिका भारत को न्यूक्लियर फ्यूल का पूरा कंट्रोल देना नहीं चाह रहा था। तो बहुत सारी समस्याओं के कारण ऐसा लग नहीं रहा था कि ये डील हो भी पाएगा। इसके बाद 2 मार्च 2006 को जॉर्ज बुश भारत आते हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ उनकी टोटल 3 घंटे की बातचीत होती है और पता नहीं उनका मन कैसे बदलता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश मनमोहन सिंह के साथ 3 घंटे की बातचीत के बाद इंडो यूएस न्यूक्लियर कॉमर्शियल डील पे अपना साइन कर देते हैं और वाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी होता है कि ये साइन भारत और अमेरिका के विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है और दोनों देश को सही दिशा में ले जाने के लिए ये एक सही स्ट्रैटेजी है। इस साइन के साथ साथ, इस न्यूक्लियर डील के साथ साथ सेक्शन 123 एक ऐसा पॉइंट होता है
जो इस डील के साथ साथ भारत के साथ ऐड हो जाता है। ये सेक्शन 1, 2, 3 में क्या क्या बातें हैं, अगले कुछ दिनों के बाद दोनों देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अपने इस चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि सेक्शन 1, 2, 3 को आपको मानना पड़ेगा। 3 अगस्त 2007 को सेक्शन 1, 2, 3 की कॉपी भारत को सौंपी जाती है। पर इस सेक्शन 1, 2, 3 में कुछ ऐसी बातें थी जिससे भारत पूर्णतः सहमत नहीं था। इस सेक्शन 1, 2, 3 में एक ऐसी बात लिखी थी कि अगर भारत आगे से कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो ये जो डील है ये ओवर हो सकती है। ये अमेरिका पे डिपेंड करता है कि अमेरिका इस डील को आगे कंटिन्यू करना चाहता है या इस डील को ओवर करना चाहता है, और ये बातें भारत को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी एक और बात जो इस सेक्शन में दी हुई थी कि इस डील के बाद अमेरिका भारत को एक परमाणु संपन्न देश नहीं मानेगा। तो ये भी एक अजीब सा बात था कि परमाणु संपन्न देश होते हुए भी भारत को अमेरिका ये दर्जा देने के लिए तैयार नहीं था, और भारत को इस चीज़ से भी आपत्ति थी। ऐसे कुछ कारणों के कारण भारत इस डील से बहुत हिचक रहा था, और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अब ये डील कैंसिल हो जाएगी और ये संभव नहीं हो पाएगा। तो साल 2005 में मनमोहन सिंह जी ने यूएस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इन जैसे कुछ देशों के साथ बात करना शुरू भी कर दिया था न्यूक्लियर डील पे, क्योंकि इन सभी देशों के पास परमाणु रिएक्टर थे और मनमोहन सिंह ये चाहते थे कि ये रिएक्टर का जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे साथ ये देश शेयर करें। मनमोहन सिंह जी का सबसे पहला लक्ष्य ये था न्यूक्लियर डील में कि भारत 63,000 मेगावाट बिजली और एनर्जी का उत्पादन कर पाए, क्योंकि उस वक्त के भारत में इतनी एनर्जी की ज़रूरत थी और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था देश के विकास के लिए। उस वक्त 48 देशों का एक संगठन हुआ करता था जिसका नाम था NSG, और NSG ये चाहता था कि भारत को अगर परमाणु डील किसी देश के साथ तभी कर पाएगा जब वो NPT पे साइन करे, और NPT एक ऐसा संगठन था जिस पे साइन करने के बाद, NPT ट्रीटी पे साइन करने के बाद भारत परमाणु प्रसार नहीं कर सकता था। लेकिन भारत इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। कारण था कि भारत के जो 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चीन, ये दोनों परमाणु संपन्न थे, और भारत इस चीज़ को कभी नहीं मानता कि हम अपने पड़ोसियों के परमाणु संपन्न होने के बावजूद, जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें और खुद हम अपना परमाणु प्रसार नहीं करें। तो भारत इस चीज़ से असहमत था, वो NPT पे साइन नहीं किया। NPT पे साइन नहीं करने का भारत का एक और लॉजिक था। इसमें टोटल 191 देश हैं जिन्होंने NPT पे साइन किया है। भारत का कहना था कि जो देश NPT पे साइन कर चुके हैं वो बहुत डेवलप देश हैं, वो पहले से अपना परमाणु प्रसार कर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, उनको अब ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा परमाणु प्रसार करने की, ज़्यादा एनर्जी की। अगर हम NPT पे साइन करते हैं तो हम अपने कॉमर्शियल सेक्टर को इससे बहुत बड़ा हानि पहुँचाएंगे, और अगर हम परमाणु प्रसार नहीं करेंगे, देश में एनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम हर वक्त डेवलपिंग नेशन ही रह जाएंगे, हम कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो डेवलप्ड नेशन का ये कहना कि आप NPT पे साइन कीजिए, ये ज़बरदस्ती का एक डालने वाला बोझ है जो डेवलपिंग नेशन पे डाला जा रहा है। भारत का ये भी एक मत था। दोस्तों, इन सभी समस्याओं के बावजूद सन 2008 में NSG के जो 48 देश होते हैं वो भारत को इस चीज़ की अनुमति दे देते हैं कि आप न्यूक्लियर डील साइन कर सकते हैं, यानी आप अपने देश में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि भारत इस चीज़ से पहले उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और अमेरिका को खास करके ये बोल चुका था कि हम कभी भी परमाणु बम का नो फर्स्ट यूज, ये वाला पॉलिसी हर वक्त अपनाएंगे, और हम नो फर्स्ट यूज वाले पॉलिसी पे चलते रहेंगे। और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी शायद अमेरिका को बहुत पसंद आ गई, और इस चीज़ के लिए अमेरिका भी राजी हो गया। 18 दिसंबर 2006 को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से इम्प्रेस होकर अमेरिका भी इस डील को साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। पूरी दुनिया अमेरिका के इस डिसीजन से बहुत अपसेट थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो न्यूक्लियर डील हुआ था, ये अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका का जो रूल था न्यूक्लियर डील के लिए, उस पर भारत फिट नहीं बैठ रहा था। फिर भी अमेरिका ने साइन कर दिया, और इसका कारण था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। 26 जुलाई 2008 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 359 वोट और 16 नवंबर को सीनेट ने 85 वोटों से इस मत को पास कर दिया कि अमेरिका भारत के साथ एक कॉमर्शियल न्यूक्लियर डील कर रहा है। और दोनों सदन, हालांकि शुरू में दोनों का ओपिनियन अलग अलग था, सीनेट का अलग था और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अलग था, लेकिन
थोड़े दिन के बाद विवाद के बाद दोनों ही सदन इस चीज़ से सहमत हो जाते हैं और 359 और 85 वोटों से इस बिल को पास कर देते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील होगा। एक्ट दोनों सदन पास करते हैं। इस एक्ट का नाम हाइड एक्ट रखा गया था। सदन से बिल पास होने के बाद फाइनली 9 दिसंबर 2008 का वो दिन जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे साइन किया और भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही मुश्किल लगने वाला न्यूक्लियर डील संपन्न होता है। दोस्तों, इसके पीछे और भी कहानी है कि एक समय ऐसा आता है जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध भी करती है। तो इसके लिए हम कभी फिर और वीडियो बनाएंगे और इसके पीछे और बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो हम अगले वीडियो में कभी आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। जय हिंद।